कि 2011 में, वैसे 2009 में जयपुर का अधिवेशन चल रहा था और जयपुर के अधिवेशन में अदर बैकवर्ड क्लासेस के रेफरेंस में सब्जेक्ट लगाया था और उस जयपुर के अधिवेशन में कंक्लूडिंग में मेश्राम साहब ने कहा था कि अगला जो साल है 2010-11, क्योंकि सेंसस ईयर जो होता है वो सेंसस ईयर शुरू होता है, इसको जनगणना वर्ष भी कहा जाता है, सेंसस ईयर भी कहा जाता है। तो ये सेंसस ईयर 1 साल का होता है, उसका नोटिफिकेशन निकलता है, पहले 1 साल पहले नोटिफिकेशन निकलता है। तो ये जो नोटिफिकेशन निकलता है 1 मार्च 2010 को निकलने वाला था। 1 मार्च 2010 से 28 फरवरी 2011 ये सेंसस ईयर है। और जब जनगणना होती है, गिनती होती है, जनगणना होती है, वो 3 चरण में चलती है। पहले चरण में, चूंकि काले सर को भी पता है, हम लोगों को पता है, हमने सेंसस में काम किया हुआ है, तो 3 चरण में होती है। पहले फेज में हाउस जो होल्डर होता है, हाउस जो होते हैं, घर होते हैं, उस घर को हम चिन्हांकित करते हैं। पहले जो जनगणना कर्मी होता है उसको चिन्हांकित करता है, पहले उसको नंबरिंग करता है। दूसरे चरण में जब जाता है अक्टूबर नवंबर में, शायद मार्च में जाता है, मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन निकलता है, और फिर 2-4 महीने के बाद वो काम होता है। उसके बाद 2-4 महीने के बाद हमको फिर दोबारा जाना पड़ता है, जो सेंसस कर्मी होता है वो जाता है। दूसरी बार वो सारा घर का ब्यौरा लेके आता है, सारा। उस ब्यौरे में सारा का सारा ब्यौरा होता है और ब्यौरे के अंदर बहुत महत्वपूर्ण ब्यौरा होता है, जानकारी होती है। क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है जनगणना यानी केवल गिनती करना, भारत की जनसंख्या कितनी है। तो हम लोगों को जनगणना की हमारे लोगों की एक व्याख्या है कि केवल गिनती। तो गिनती नहीं होती, लंबा बड़ा फॉर्म होता है, एकदम बड़ा, वो टेबल पर भी नहीं बैठता। और उस फॉर्म में क्या होता है, नाम होता है पूरे फैमिली का, और उसके आगे जो कॉलम होता है उसमें कॉलम में क्या लिखा जाता है, जेंडर लिखा जाता है, लिंग लिखा जाता है, कास्ट भी लिखी जाती है। मगर केवल शेड्यूल कास्ट की कास्ट लिखी जाती है, शेड्यूल ट्राइब की कास्ट लिखी जाती है, ओबीसी की कास्ट नहीं लिखी जाती, उसको अदर में, इतर में डाला जाता है। फिर रिलीजन लिखा जाता है और उसके आगे बहुत बड़ी जानकारी होती है कि ये जो फैमिली है उसके घर में टीवी है, टेलीफोन है, लैंडलाइन है या मोबाइल है, फिर पानी कहाँ से पीता है, हैंडपंप है, चापाकल कहते हैं उत्तर भारत में, हैंडपंप है, या उसको फ्लोटिंग वाटर मिलता है, या वो लिफ्टिंग वाटर करता है, स्कूल कितना दूर है, प्राइमरी क्या स्कूल है, और वो हायर एजुकेशन कहाँ है, उसके अंदर पढ़े लिखे बच्चे कितने हैं, ग्रेजुएट कितने हैं, नौकरियों को कितने हैं, यहाँ तक फैन है, जो नीचे की जमीन है वो कच्ची है पक्की है, दीवार कच्ची है पक्की है, और रूफ जो होता है वो कंक्रीट है या क्या है। तो इसमें इसके अंदर उसका, इस ब्यौरे के माध्यम से उसका बैकवर्डनेस समझ में आता है कि वो वास्तविक बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, उस ब्यौरे के अंदर मिलता है। फिर इसमें से सोशल बैकवर्डनेस भी समझ में आता है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड भी समझ में आता है, एजुकेशनल बैकवर्ड है या फॉरवर्ड वो भी समझ में आता है। तो ये सेंसस ईयर होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं इस ब्यौरे को क्यों दे रहा हूं, बहुत जरूरी ब्यौरा मुझे लग रहा है इसलिए दे रहा हूं। तो ये जो जनगणना का मुद्दा था बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, मगर 2009 के अधिवेशन में मेश्राम साहब ने ऐलान किया कि अगला साल जो है वो सेंसस ईयर है, जनगणना ईयर है। तो मैं इसमें ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा उठाऊंगा और आप हैरान हो जाओगे, जनवरी फरवरी में पर्चा तक बना था, और पर्चा था जानवरों की गिनती होती है, शायद काले सर ने बताया था कि उस समय गधों की गिनती हुई थी, 18 कुछ हाँ गिनती हुई थी। तो उस सब्जेक्ट को बनाया था, जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती, पिछड़ों की गिनती नहीं होती है, जानवरों की गिनती है, पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। और उस सब्जेक्ट का समाज मन के अंदर इतना ज्यादा प्रभाव हुआ था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, इतना प्रभाव हुआ था कि जनवरी फरवरी में सब्जेक्ट डिजाइन हुआ था, पर्चे घूम रहे जनवरी फरवरी में, और मई में अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो
शरद यादव है, गोपीनाथ मुंडे है, लालू प्रसाद यादव उस समय हाउस में थे, ये ओबीसी के नेताओं ने पहली बार 4-5 दिन संसद ओबीसी के मुद्दों पर बंद की थी। तो हम लोगों ने, यानी बामसेब के लोगों ने जब यह चर्चा का विषय रखा तो संसद बंद हो गई। तो समाज के अंदर जब चर्चा होती है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है संसद में होता है। तो मैं यहां इसलिए यह कह रहा हूं कि दोबारा इस मुद्दे को उठाया है। अगर समाज के अंदर इसको ज्यादा अगर हम चर्चा के लिए लाएंगे तो दोबारा इसका रिफ्लेक्शन संसद में भी हो सकता है, समाज के अंदर हो सकता है। बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन हुआ। अगर आप 17 मिनट का गोपीनाथ मुंडे का भाषण सुनोगे, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं उनको, मगर भाषण को देखो, कभी यूट्यूब पर है तो उनका भाषण और हमारा पत्र का अगर देखोगे तो एक ही लाइन है। और शायद लालू यादव ने भी स्टेटमेंट यही दिया है सभागृह में, जानवरों की गिनती होती है मगर हमारी पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। तो मैं इसलिए यह कह रहा था कि ये जो सब्जेक्ट यहां बना है बहुत महत्वपूर्ण, और ये मंच भी सही मंच है जिस मंच से यह विषय चल रहा है, क्योंकि इसी विषय का समाज के अंदर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया होती है। तो यह महत्वपूर्ण विषय अदर बैकवर्ड क्लासेस का यहां रखा गया है, जिन गिनती का रखा है। और 10 साल से इस विषय को बामसेब के माध्यम से, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से इसको चलाया जा रहा है। और आज ये स्थिति है, आप हैरान हो जाओगे, महाराष्ट्र में काले सर ओबीसी के कुछ नेता घूम रहे ओबीसी के जागरण के लिए। अब वो सारे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के पेरोल पर काम करते हैं, अब वो घूम रहे। और मैंने उनका जो मैनिफेस्टो एजेंडा देखा है, उस एजेंडे में पहला ही मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। तो ये यहां का रिफ्लेक्शन है, यहां से हो रहा है, इसलिए समाज के अंदर हो रहा है। तो ये जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के ओबीसी के लोगों को अपने आजादी का आंदोलन चलाने, आजादी का मुद्दा है, आजाद होते हैं, यहां से आजाद होंगे। तो ये ओबीसी का जो मुद्दा था यहां उठाया, मैं धन्यवाद इस मंच का करता हूं। और साथ ही साथ यहां और एक मुद्दा उठाया मराठा रिजर्वेशन का, जो बहुत ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर सेंसिटिव बना हुआ मुद्दा है, जो यहां से उठाया है। अब महाराष्ट्र का जो मराठा है वो चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, और उसको चक्रव्यूह में फंसाने का काम रामनों ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले जी ने जब 1848 के बाद जब आंदोलन शुरू किया था ज्योतिराव फुले जी ने, तो वहां महाराष्ट्र के अंदर लोगों की जो पहचान थी वो पहचान अपनी जाति की पहचान थी। और जाति के पहचान के साथ साथ एक सभी जाति के लोगों को एक पहचान थी मराठा। महाराष्ट्र के सभी जाति के जो लोग थे उन सभी जाति के लोगों को एक कॉमन पहचान थी मराठा। और इसका सबूत यहां है कि अब ज्योतिराव फुले को एक आदमी जब मिलने जाता है और ज्योतिराव फुले उसको पूछते आप कौन हो, तो उसने कहा मैं मराठा हूं, मैं मराठा हूं। तो ज्योतिराव फुले ने उनको कहा था महाराष्ट्र के अंदर के जो सभी लोग हैं वो सभी लोग खुद को मराठा है, मगर आप वास्तविक कौन हो, आप वास्तविक आपकी पहचान क्या है? तो उसने कहा कुणबी समझा, यानी मुझे कुणबी समझो। तो यहां एक मराठा पहचान थी, और मराठा कॉमन पहचान के अंदर अलग अलग जाति की एक पहचान थी, और उसके अंदर आज का जो रिलेवेंट मराठा है उसकी उस समय की एक पहचान थी कुणबी। उसकी मराठाओं के अंदर एक पहचान थी कुणबी। बाद में उसको मराठा उसको कंसोलेशन दिया। कंसोलेशन होता है उत्तेजन, कंसोलेशन का उत्तेजन होता है। हमने देखा एक फर्स्ट प्राइज होता है सांत्वना, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, और उसके बाद आता है कंसोलेशन प्राइज, उत्तेजन। तो ये क्या होता है? कंसोलेशन, सांत्वना। ये देना नहीं है, ये देना ये इंडिस्पेंसिबल है। फर्स्ट, सेकंड, पहला, दूसरा, तीसरा देना वो तो रिकॉर्डेड है, देना है। मगर जो कंसोलेशन होता है वो देना नहीं होता है, मगर नाराज नहीं करना, इसलिए देना है। तो महाराष्ट्र के जो कुणबी था उसको कंसोलेशन किया, उत्तेजना दिया, और जो कुणबी था उसको मराठा बना दिया। तो आज मराठा इस चक्रव्यूह में फंसा है, वो खुद को मराठा मानता है, उसको अपग्रेड किया है, उसको मराठा माना है, मगर उसकी वास्तविक पहचान कुणबी थी। तो ज्योतिराव फुले का जो आंदोलन था, सत्यशोधक आंदोलन, उसके अंदर उसकी एक पहचान थी, कुणबी पहचान थी। और ये जो कुणबी पहचान थी, इस पहचान की वजह से इनका एक बड़ा आंदोलन था, सत्यशोधक आंदोलन था। और ये सत्यशोधक आंदोलन यहाँ के महाराष्ट्र के ब्राह्मणों के लिए जानलेवा बना था।
क्योंकि जो सत्यशोधक मूवमेंट के लोग थे वो जब अगर एक जगह इकट्ठा होते थे, खड़े रहते थे आपस में, जब अगर चर्चा भी उनकी चलती थी और सामने से अगर कोई ब्राह्मण आता था सामने से, तो ये लोग अगर ब्राह्मणों को देखते थे, ब्राह्मण इनको देखता था, तो ये मराठा, ये सत्यशोधक आंदोलन के जो सारे ओबीसी के लोग थे वो क्या कहते थे, आला आला छत्रपतीचा मेळा, भटा बाम नानो पड़ा पड़ा, यानी आया आया छत्रपति का मेला, ब्राह्मणों भागो। तो ब्राह्मण रास्ता काटता था, गली से निकालता था, उसको लगता था कि इनसे भिड़ंत ना हो जाए। तो इतना दबाव सत्यशोधक मूवमेंट का बना था। तो ब्राह्मणों ने इस दबाव को तोड़ने के लिए यहां का जो कुणबी जाति का जो कुणबी जाति थी, उस कुणबी जाति के अंदर उत्तेजना पैदा की और उसको मराठा बना दिया। और मराठा बना के जो उसकी जो असली पहचान थी, वो जो कुणबी पहचान थी, उसको हटा दिया और उसको मराठा बना दिया। और जो सत्यशोधक मूवमेंट से बाहर कर दिया, अलग कर दिया और उसको सेग्रीगेट कर दिया। अब सेग्रीगेट करने के बाद उसने उसकी जो वास्तविक पहचान थी वो छूट गई, चली गई। और पहचान बहुत जरूरी होती है सबसे। अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम देखेंगे तो बाबा साहब जब खड़े हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और अपने लोगों की बात कर रहे थे, तो वहां अंग्रेजों ने बाबा साहब को पूछा था कि आप किन लोगों की बात कर रहे हो, कौन लोग है वो। तो बाबा साहब ने 1931 की जो जनगणना थी, उस जनगणना से वो सारी लिस्ट निकाली और सबमिट कर दी और उसको सेकंड इंडिया एक्ट में अप्रूव कर दिया। तो कौन, यानी पहचान पूछी जाती है, तो वो पहचान बहुत जरूरी होती है। और इस पहचान, आज मराठा जाति पहचान, उसकी पहचान नहीं बन रही है। और पहचान की वजह से ये सारा मामला उठा है कि उसकी वास्तविक पहचान क्या है, वो मराठा है या कुणबी है। वो मान रहे आरक्षण के फेवर में बोलने वाले कह रहे हम कुणबी है, और आरक्षण का विरोध करने वाले बोल रहे हम मराठा है। तो पहचान के अंदर फंसा हुआ है। जब बाबा साहब ने आर्टिकल 340 लिखा था, उसी समय यही मुद्दा उठा था कि कौन है बैकवर्ड लोग, यानी पहचान। तो पहचान आज नहीं बन रही है, उसकी वास्तविक पहचान बननी बहुत जरूरी है। आज ये हमारे सामने, मराठा जाति के सामने चुनौती बनी हुई है कि वो अपनी पहचान बनाएगा, वो कौन है। ब्राह्मणों ने दूसरा षड्यंत्र किया, उसको मराठा बना दिया, अपने छावनी है अपने में खेमे में डाल दिया, उसको अपने फोर्स में लाया। और अपने फोर्स में लाया, उसने देखा इनको अगर शूद्र कहते हो, क्योंकि बहुत बार शूद्र कहा, तो शूद्र कहने से उनके अंदर प्रतिक्रिया बनती है। तुकाराम महाराज ने अपनी पहचान उसी समय दिया था हमारे लोगों की। तुकाराम महाराज ने अपने अभंग में लिखा, बरा झालो कुणबी केलो, बरा झालो कुणबी केलो, मैंने अच्छा हुआ मैं कुणबी हूं, नस्ता दंभेची मोकोली लो, यानी मैं, मेरे अंदर अहंकार बन जाता अगर मैं ब्राह्मण और कुछ हो जाता, तो अच्छा हुआ मैं कुणबी हुआ। तो खुद की पहचान तुकाराम महाराज ने कुणबी, शूद्र वंशी जन्म लो, यानी मैं शूद्र हूं, तो हम शूद्र है। वर्ण व्यवस्था के अंदर मराठा शूद्र है, कुणबी है। ये पहचान तुकाराम महाराज ने, संत तुकाराम महाराज ने लिख की रखी है। शाहू महाराज के समय का उदाहरण गंगाधर महाराज ने भी दिया है। ब्राह्मण जब मंत्र मनता है अदर बैकवर्ड क्लास और मराठाओं के शादी में, वो मंत्र क्या होते हैं, वो ब्राह्मण कहता है, कहो हाँ, मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम। मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त, यानी पुराणोक्त का क्या मतलब है, वो शूद्रों के लिए है, वो वेदोक्त नहीं कहता है। मम आत्मना श्रुति स्मृति वेदोक्त ऐसा नहीं कहता, मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम वगैरह वगैरह। तो ये पुराणोक्त मंत्र है। ब्राह्मण हमको शूद्र मानता है, ब्राह्मण शूद्र हमको मानता है, मगर महाराष्ट्र का मराठा खुद को शूद्र नहीं मानता। वो खुद को एकदम, और उसको अभी तो नया फॉर्मूला दे दिया EWS, सवर्ण, यानी उसको क्या बना दिया अभी, सवर्ण के खेमे में डाल दिया। अभी वो चॉकलेट कहते हैं, मैं इसको चॉकलेट कहूंगा, वो चॉकलेट दे दिया, सवर्ण नाम का एक चॉकलेट दे दिया है। तो पहचान बहुत जरूरी है, महाराष्ट्र के मराठाओं के अंदर पहचान बननी जरूरी है। और उसकी जो वास्तविक कुणबी पहचान थी उसकी खत्म कर दी और बाद में उसको मराठा बना दिया। और मराठा बना के उसको जो ओबीसी की जो छावनी थी, ओबीसी का जो फोर्स था, ओबीसी के फोर्स से निकाल दिया। मगर बाबा साहब ने जिन मराठाओं का जागरण किया था, पंजाबराव देशमुख के माध्यम से जिन मराठाओं का जागरण हुआ था, वो सारे मराठाओं को जब अपील किया कि आप कुणबी हो, तो आप विदर्भ के साइड में देखेंगे
वहां के मराठाओं ने अपने को अपनी खुद की पहचान कुणबी लिख दी। बहुत सारे लोगों ने उनको पूछा, पंजाब राव को, अरे आप तो देशमुख हो। देशमुख यानी बहुत बड़ा, और एक देशमुख जो होता है और एक बड़ी पदवी होती है देशमुख, आप देशमुख हो। तो पंजाब राव ने उसमें कहा, अरे हम देशमुख है मगर हम कुणबी है, कष्ट करने वाले हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, हम देशमुख नहीं, पहले हम कुणबी है। तो पंजाब राव की अपील जो पंजाब राव ने और बाबा साहब ने जिन जिन लोगों को अपील किया, उन्होंने अपना नाम अपनी पहचान कुणबी लिखी, जो आज भी ओबीसी के अंदर है। और जिन्होंने नहीं सुना वो मराठा बन गए, और इनके कान फुसलाने का काम यहां महाराष्ट्र के अंदर ब्राह्मणों ने सत्यशोधक मूवमेंट को खत्म किया और मराठाओं को जो यशवंतराव के माध्यम से सत्ता दिया, सत्ता का जो गाजर बोलते महाराष्ट्र में, गाजर बना दिया, गाजर दिया, और उस सत्ता के अधीन रहकर ये जो मराठा थे उन्होंने अपनी कुणबी पहचान छोड़ दी। तो मैं ऐसा कहता हूं कि उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में जब मंडल कमीशन चल रहा था, वहां के यादवों ने कुणबी, उनकी जो जाति है वो बैकवर्ड क्लासेस में रखी, मगर यहां मराठा एब्सेंट रहा, यहां का मराठा एब्सेंट रहा, और उसने अपनी पहचान कुणबी बनाकर मंडल में नहीं रखी, मंडल के बाहर हो गया। अब मंडल के बाहर हुआ मराठा, अब दोबारा मंडल के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है। अभी प्रयास नहीं, मैं प्रयास इसलिए कह रहा हूं कि वो कह रहा हमको ओबीसी के अंदर चाहिए, तो रिलेवेंट ओबीसी विरोध कर रहा है, और उसका भी जायज मानता हूं थोड़ी देर के लिए। सर मैं क्यों मान रहा हूं? क्योंकि उसको लग रहा है डोमिनेंट कास्ट अगर हमारे अंदर में आएगी तो हमें निकल जाएगी, तो वो डर उसके अंदर शायद ब्राह्मणों ने पैदा किया है, या मराठा इंश्योर नहीं कर रहा कि हम अंदर आने के बाद आपके ऊपर डोमिनेशन नहीं करेंगे। तो ये जो स्पार्किंग का मुद्दा बना है, इसको भी हमको आने वाले समय में ठीक करना होगा, तब जाके मराठाओं को, नहीं तो केवल मांगने से नहीं होगा, प्रतिक्रिया आएगी। आज महाराष्ट्र का मराठा जब ओबीसी के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है, यानी कह रहा है हमको अंदर घुसना है, तो रिलेवेंट ओबीसी प्रतिक्रिया में आ रहा है, डर के अभाव से आ रहा है, और आप हैरान हो जाओगे। ये बात भी सही है, महाराष्ट्र में जब मराठा क्रांति मोर्चा लाखों के तादाद में मराठाओं के नाम से निकाला था, रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर निकाला था, तो जहां जहां मराठा जाति के लोग हैं यहां लाखों के भीड़ में आए, मगर विदर्भ के साइड में कुणबियों ने मराठाओं का समर्थन नहीं किया। विदर्भ के साइड में जो कुणबी थे, वो जो ओबीसी के अंदर कुणबी थे, वो कुणबियों ने मराठाओं का समर्थन नहीं किया। और ओबीसी के शेड्यूल के अंदर, ओबीसी और कुणबियों के अंदर कोई विवाद नहीं है, वो एक सहमति से काम करते हैं। तो मराठा बाहर, जो बाहर ओबीसी के शेड्यूल से बाहर गया है, उसको अगर अंदर जाना है तो उसको इंश्योर करना होगा कि, और शायद इसके संदर्भ में मेश्राम साहब का मैंने 2007-8 में शायद पुणे के अंदर का भाषण मैंने बहुत दिन उस समय भी सुना था, और आज भी मुझे जहन में है कि मेश्राम साहब ने कहा था कि कैटेगराइजेशन, अगर कैटेगराइजेशन होता है तो एक दूसरे के ऊपर ये नहीं हो जाएगा, दूसरे के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो कैटेगराइजेशन का जब तक, तो महाराष्ट्र के मराठा नेता अगर रिजर्वेशन, ओबीसी के अंदर अगर जो मराठा नेता रिजर्वेशन मांग रहा है, तो मैं अपील करता हूं, और मैं तो इस पक्ष में हूं कि अगर ओबीसी के अंदर जाना है तो यह बात बहुत जरूरी है। ओबीसी के शेड्यूल के अंदर जाओगे और रिजर्वेशन के बेनिफिशियरी अगर बन जाओगे, तो बेनिफिशियरी लोगों का एक बड़ा फोर्स बन जाएगा, जो बड़ा फोर्स हो जाएगा। तो अगर अंदर जाना है तो कैटेगराइजेशन के मुद्दे के साथ जाना चाहिए, यह मराठा जाति को इंश्योर करना चाहिए। अन्यथा दूसरा एक रास्ता मेश्राम साहब ने बताया हुआ है, वो भी एक सही रास्ता, उसका भी हम लोगों को समर्थन करना चाहिए। एक इंटरमीडिएटरी कास्ट का भी मुद्दा उठाया था मेश्राम साहब ने, और यह भी जरूरी है, क्योंकि अगर पाटीदार, गुजरात का पाटीदार मांग रहा है हमको चाहिए, और गुजर मांग रहा है, और जाट मांग रहे हैं, कापू मांग रहे हैं, तो एक जाति को नहीं मिलता है, तो इन सभी जातियों का भी एक शेड्यूल बनाया जा सकता है, इनका भी एक शेड्यूल बनाया जा सकता है, और उसको शेड्यूल बना के भी दिया जा सकता है। तो ये इस संदर्भ में ये एक रास्ता बन सकता है, ऐसा ये होना चाहिए। और इस प्रकार से लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि बगैर लड़ाई लड़ने आरक्षण मिलने वाला नहीं है, रिजर्वेशन मिलने वाला नहीं है। और मैं छत्रपति क्रांति सेना के माध्यम से तमाम महाराष्ट्र के मराठा जाति के लोगों को, यहां से आरक्षण का मुद्दा केवल नौकरियों का मुद्दा नहीं है, केवल नौकरियों का मुद्दा नहीं है, यह बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इसके पीछे, रिजर्वेशन के पीछे,
क्योंकि रिजर्वेशन से केवल नौकरी नहीं मिलती, नियंत्रण भी मिलता है। अगर रिजर्वेशन होता और रिजर्वेशन के माध्यम से मराठा जाति का आईएएस अफसर होता, कलेक्टर होता, अगर वो नागपुर का कलेक्टर होता, नागपुर का इसलिए प्रेम से मैं बोल रहा हूं, अगर वो नागपुर का कल 2019 में कलेक्टर होता तो वो सीएम, बाकी साल सीएम होता है, बाकी समय सीएम होता है, चुनाव के दरमियान वो आरओ होता है। आरओ का मतलब रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसको हिंदी में मराठी में कहते हैं निवडणूक निर्णय अधिकारी। वो निवडणूक निर्णय अधिकारी होता है, आरओ होता है। अगर नागपुर का आरओ मराठा होता या ब्राह्मण छोड़ के दूसरा कोई होता तो नाना पटोले चुनाव नहीं हारता। नाना पटोले चुनाव हारने का भी एक कारण है कि वहां हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, सत्ता में भी चेक लग रहा है। हमारे समाज के वास्तविक नेता हमारे चुनकर नहीं जाते, जो भी हमारे लड़ाकू नेता है उसको अगर चुनकर जाना है तो प्रशासन के अंदर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो मराठा जाति के लोग इसको नौकरी के परिप्रेक्ष्य में ना देखें, इसको नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो रिजर्वेशन का मुद्दा हम लोग नियंत्रण बनाने के लिए चाहते हैं आरक्षण। दूसरी बात, आरक्षण के मुद्दे को मैं एक उठाऊंगा बस और मेरी बात को खत्म करूंगा। ये जो आरक्षण के मुद्दे पर अगर हमारा जागरण हो जाता है तो हमारा सामाजिक जागरण जब शुरू हो जाता है तो हमारा डिब्राह्मणाइजेशन हो जाता है और ब्राह्मण के चुंगल से हम निकल हैं। तो आरक्षण के मुद्दे से हमको ब्राह्मण के चुंगल से हमारे समाज को निकालना है, हमारा सामाजिक जागरण करना है। तो महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मैं मराठा समाज के हम लोग छत्रपति क्रांति सेना के माध्यम से जागरण करेंगे। तो हम ब्राह्मणों के गुलामी से उसको निकालना चाहते हैं, आरक्षण के मुद्दे से गुलामी से उसको निकालना होगा। ब्राह्मण हमारे लोगों को सामाजिक जागरण जब शुरू हो जाता है तो हमारे लोगों का धार्मिक जागरण शुरू करता है। जैसे अब शुरू किया है उन्होंने राम मंदिर निर्माण संकलन निधि, राम मंदिर निर्माण संकलन निधि। अब उसमें भाजपा का मराठा भी फंड जनरेट करेगा तो उसका धार्मिक ध्रुवीकरण बनाने का कार्यक्रम है। और आज यहां तक खबर है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के अंदर के लोग भी उन्होंने कहा हम भी निधि इकट्ठा करके देंगे इसमें, मगर हमारा नाम मत लो। तो मैंने ऐसा कहा है आज कि ये मंदिर निर्माण का कार्यक्रम नहीं है, भाजपा और संघ परिवार को मजबूत बनाने का कार्यक्रम है। और वो राम है, उनके सत्ता का विषय है, उनके आस्था का विषय नहीं है। और हमारे लोगों का आस्था का विषय बना दिया और सत्ता से बेदखल कर दिया। तो हम लोगों को इस नियंत्रण के लिए, सामाजिक जागरण के लिए तैयार होना चाहिए। तुकाराम महाराज ने कहा है, याति शूद्र केला व्यवसाय आदि तो हा देव कुल पूज्य। हम लोगों की जो वास्तविक पहचान है, हम शूद्र है, हम कुणबी है। और मराठा जातियों को अपनी पहचान बनानी होगी कि हम कुणबी है, हम शूद्र है। ये पहली पहचान, सामाजिक पहचान उसको बनानी होगी। बगैर पहचान वो अपना हक अधिकार हासिल नहीं करेगा और इसके लिए लड़ाई लड़ना होगा। ये लड़ाई के लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। अब ईडब्ल्यूएस का जो चॉकलेट दिया है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का समर्थन अगर करेगा तो वो सवर्ण शेड्यूल में जाएगा। हम सवर्ण नहीं है, हम सवर्ण नहीं है। हीन दीन मोरी जात पंडरी के राया, ऐसा दर्जी नामा तूने काहे को बनाया। नामदेव महाराज ने कहा, हीन दीन मोरी जात पंडरी के राया। ऐसा दर्जी यानी शिंपी जाति, महाराष्ट्र के शिंपी जाति का अगर आप उनके घर में जाके देखोगे वो प्रोग्रेसिव है सर, क्योंकि पैसा है, पैसे की वजह से प्रोग्रेसिव। और उनके जो पिताजी दामाजी शेट्टी थे, नामदेव महाराज के शेट्टी यानी सेठ थे, कॉटन की मिल थी, कॉटन का बिजनेस था। फिर भी नामदेव महाराज ऐसे कहते, मेरी जाति हीन दीन है, ऐसा दर्जी नामा तूने काहे को बनाया। टाल बिना लेके नामा राहुल में गया, पूजा करते बम्मन ने बाहर ढकाया। मैं टाल बिना लेके, नाना वर्ण गवा एक वर्ण दूध, अरे तुम काहे के बम्मन और हम काहे के सूद। चैलेंज किया, तुम काहे के ब्राह्मण और हम काहे के शूद्र हो। तो हम लोगों को भी यहां से चैलेंज है। और मैं महाराष्ट्र के मराठा जाति और ब्राह्मणों को भी कहता हूं कि आप लोग हमारे आरक्षण को जो आपने राजकीय फुटबॉल बना दिया, अभी राजकीय फुटबॉल बन गया सर हमारा, वो देने वेने का मामला नहीं है। अब क्या हो जाएगा, मराठा रिजर्वेशन मांग रहे, अब रिक्रूटमेंट निकालते हैं
और रिक्रूटमेंट का स्टेज जो लगता है रिजर्वेशन के मुद्दे को लगता है। तो ना नौकरियां मिलती है, ना रिजर्वेशन मिल रहा है, ना ओबीसी के लोगों को नौकरियां मिल रही है मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर। दूसरी बात यह है कि मराठा लोगों को ओबीसी के अंदर आने नहीं देंगे, ऐसा कहकर ओबीसी के लोगों की चेतना जागृत करते हैं, फिर मराठा वर्सेस ओबीसी बना देते हैं, फिर मराठा लोग कास्ट मेंटली से इकट्ठा होते हैं, वो इधर मराठा नेता को मजबूत करते हैं और ओबीसी बीजेपी के फोर्स में शिफ्ट हो जाते हैं। तो मराठा रिजर्वेशन अलग अलग बांटने का भी कार्यक्रम बन गया, फुटबॉल बन गया है। तो इससे बाहर हम लोगों को आना है। और मैं छत्रपति क्रांति सेना के माध्यम से महाराष्ट्र के तमाम मराठा जाति लोगों को कह रहा हूं, अपनी पहचान हमको बनानी है और जाति आधारित जनगणना के अंदर, क्योंकि जाति आधारित जनगणना जो मुद्दा उठाए ओबीसी का, तो मराठा रिजर्वेशन को भी आगे बढ़ाना है, तो जाति आधारित जनगणना का समर्थन करना होगा और जाति आधारित जनगणना की मांग करनी होगी, अन्यथा 13% 12% दोबारा हो जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आपकी संख्या नहीं कहेगा, इससे भी उठा देगा। तो हम लोगों को ये लड़ाई भी लड़ना होगा। जाति आधारित जनगणना का जो अभी कार्यक्रम चलेगा उसको भी मराठा जाति के लोगों को इस मुद्दे को भी समर्थन करना और उसके साथ जाना है। हमारी भी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ये मांग उठानी चाहिए। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो छत्रपति क्रांति सेना महाराष्ट्र में उनकी जाति आधारित जनगणना करेगी। उनकी समझ में आ गई? हाँ, उनकी जनगणना करेगी छत्रपति क्रांति सेना। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय ज्योति, जय क्रांति, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।